हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम कोलिजन के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। आज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ने के बाद थोड़ा सा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, right? So let's begin with elastic collision in 2 dimension. 2 डायमेंशन में ये चीज बहुत आसान भी होने वाली है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है। बट देयर इज ऑलवेज चांसेस के अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आएगा, ठीक है? तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है सबको पता है, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, टोटल तो रहती ही है, ठीक है? तो आई इमेजिन कि मेरे पास एक बॉडी है, राइट? दिस बॉडी इज ए हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 इन दिस डायरेक्शन। आगे जाके ये किसी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है। दैट बॉडी वाज हैविंग mass m2 and it was at rest, right? इनिशियली ये क्या थी? रेस्ट में थी। इसका मतलब u2 की वैल्यू क्या है? 0। तो जब ये ए बॉडी इस बॉडी के साथ जाके टकराएगी, तो जैसे वो टेबल पूल खेलते हो आप, जब व्हाइट बॉल कलरफुल बॉल के साथ जाके हिट करती है तो दोनों ऐसे सेपरेट हो जाती हैं। तो एक जर्नल केस लेके मैं ये मान लेता हूं कि दोनों अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई, राइट? जो फर्स्ट बॉडी है दैट वाज m1 वो इधर को निकल ली विद मास m1, और जो एट एंगल θ1 फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। जो दूसरी बॉडी है वो इस तरफ को निकल ली, मास उसका m2 ही रहा, और ये कितने एंगल पे? ये θ2 एंगल पे हुई। अब इस बॉल का इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा दैट इज m1v1 वो इस डायरेक्शन में होगा। इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा m2v2 वो इस डायरेक्शन में होगा। नाउ यू वेरी वेल नो दैट कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन लगाएंगे। सबसे पहले मैं किसकी कंजर्वेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर कोलिजन का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम कितना हुआ? m1u1 फर्स्ट बॉडी का प्लस m2 इंटू 0 सेकेंड बॉडी का। ये बिफोर कोलिजन का आ गया आपके पास मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम निकालना है, ठीक है? अब यहां पे दिक्कत होगी। कैसे? ये ऑब्लिक डायरेक्शंस में है, तो हम क्या करते हैं? वेक्टर रेजोल्यूशन करते हैं इसकी। ये जो m1v1 है, इस m1v1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर को, वो क्या होगा? m1v1 कौन सा कंपोनेंट आएगा? जिस एंगल के साथ थीटा होता है उधर कॉस, ऊपर कौन सा आएगा? साइन θ1, राइट? और इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट होगा इसका? इट शुड बी m1v1 cos θ1। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी तरह से m2v2 जो है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज m2v2 cos θ2, सॉरी sin θ2, ये नीचे को होगा, और इस तरफ को कौन सा होगा? m2v2 cos θ2 इधर को होगा। सो व्हाट डू यू सी? हमें जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो रेफरेंस लाइंस लेके एक्स वाई एक्सिस लेके ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये मैं सबसे पहले किस तरफ लगा रहा हूं? एक्स एक्सिस पे लगा रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पे जब मैं बात करूंगा, ये तो ओरिजिनल लाइन को तो भूल ही जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन कर चुका हूं। जब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वाई की बात नहीं कर सकता वहां पे। इनिशियली मोमेंटम m1u1 m2 इंटू 0 था। फाइनली m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम। फाइनली सही करके लिख देते हैं इसको। m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos θ1
प्लस m2v2 cos थीटा आ जाएगी ये चीज। इसको इक्वेशन 1 बना के यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, अलोंग y एक्सिस अगर मैं काम करूं, ये बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी, y एक्सिस की तरफ तो नहीं जा रही थी, तो अलोंग y एक्सिस इसकी वेलोसिटी क्या है? ये तो कहीं नहीं जा रही थी, ये तो ऑलरेडी जीरो है सब कुछ इसका। तो बिफोर कोलिजन इनका y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था। अगर आफ्टर कोलिजन देखा जाए तो एक एक कंपोनेंट है, फर्स्ट बॉडी का एक कंपोनेंट है ऊपर को, तो m1 v1 sin थीटा 1। अच्छा, अगर ऊपर को आप सभी चीजें पॉजिटिव में ले रहे हो, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ कोई वेक्टर कंपोनेंट किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा, तो नीचे आ जाएगा m2 v2 sin थीटा 2। तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली बन गई 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ठीक है, चलो मोमेंटम की कंजर्वेशन लगा चुके हैं। अब फाइनली किसकी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर, अब क्या काइनेटिक एनर्जी में भी ऐसे वेक्टर रेजोल्यूशन की जाएगी वेक्टर रेजोल्यूशन? नो, कारण मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर रेजोल्यूशन वेक्टर्स का ही होता है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्केलर। तो स्केलर चीजों का तो वेक्टर रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप इसमें एक ही लाइन पे देखोगे, यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट का कोई मुद्दा नहीं है। तो बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस एंगल का भी कोई चक्कर नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में, एंगल भी मैटर नहीं करता, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं फाइनली लिखूं, दिस कम्स आउट टू बी, हाफ कॉमन निकाल के काट देते हैं, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तीन इक्वेशंस बन गई। और क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूं? नहीं। तो अभी इनको आपस में मैनिपुलेट करके ही कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट रुक जाते हैं, मुझे शुरू में पता क्या थी? m1 u1 m2 ये चीजें पता थी ना, u2 पता थी, चलो वो जीरो हो गई, बात अलग है। तो कितने पैरामीटर्स बाद में पैदा हो गए कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद एक तो v1 ने बर्थ लिया, v2 ने, क्या उनके बारे में कुछ पता है? नहीं पता है। एक बर्थ लिया थीटा 1 और थीटा 2, कितने पैरामीटर जनरेट हो गए? 4। कौन कौन से? v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, 4 पैरामीटर्स बर्थ ले चुके हैं। इक्वेशंस कितनी है? 3, 1 2 और 3। 10th क्लास का मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हो उतने ही वेरिएबल्स हो, तभी आप उनको आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आगे आप काम नहीं कर सकते। सो आई हैव टू स्टॉप दिस डेरिवेशन हियर बाय पुटिंग अ नोट एट लास्ट, since we have 3 equations and 4 new parameters to be found, so further solving is not possible. One of the parameter, either v1 or v2 or theta 1 or theta 2, must be found practically. Only then you can proceed this derivation. तो ये derivation यहीं पे खत्म होगी। Okay? चलिए, so this was all about elastic collision in 2 dimension. अब चलते हैं inelastic collision पे। inelastic collision के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो मैं जैसे आपको यहीं पे करवाऊंगा, वो क्या है कि जो इनइलास्टिक कोलिजन की टाइप है स्पेशल, कौन सी? परफेक्टली इनइलास्टिक। उस कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक? एक तो वो प्रूव करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बताएंगे कि इस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो यहां पे मैं लेके क्या चलता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है ए। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब तो पता होगा ना बाय डेफिनेशन, जब बॉडीज कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, स्टिक कर जाएं एक दूसरे के साथ, और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे मूव करें या कॉमनली वहीं पे रुक जाएं। तो ए बॉडी है जिसका मास m1 है, इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी u1 इन सर्टेन डायरेक्शन।
इधर हमारे पास एक m2 बॉडी पड़ी है जो कि किस में है, रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब u2 की वैल्यू क्या है, 0। इसके बाद ये दोनों कोलाइड करने के बाद क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था तो ये एक दूसरे से स्टिक हो गई, राइट। स्टिक होने के बाद ऐसा अभी एक बार मैं मान के चल पड़ता हूं कि ये कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ी, दोनों मिलके v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती हैं। तो कोलिजन किसी भी टाइप का हो वहां पे मोमेंटम तो कंजर्व है ही। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो कोलिजन के पहले का और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या रहना चाहिए, सेम। तो पहले का कितना है, m1 u1, इधर कितना है m2 इंटू 0 u2 0 है, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। बॉडीज क्योंकि चिपक गई हैं दे बिहेव एज वन बॉडी, तो दोनों का मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई v, राइट। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम v की वैल्यू निकाल देंगे। कितनी आ जाएगी v की वैल्यू, ये तो टर्म खत्म ही हो गई, m1 m2 इसके नीचे आ जाएगा। सो v विल बी m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या आ गया u1। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो इसका मतलब एनर्जी या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, ठीक है। वो देखते हैं क्या होगा। चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, माने कोलिजन के पहले की एनर्जी। कोलिजन के पहले की जो एनर्जी है उसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट बॉडी की कितनी आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। सेकेंड बॉडी की तो कोई आएगी नहीं वेलोसिटी, वो तो 0 है क्योंकि, और हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मोशन की वजह से होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर आ गई, यहीं पे काम खत्म हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ, टोटल मास कितना है यहाँ पे अभी m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी क्या है v, उसका स्क्वायर। अच्छा v की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाल रखी है, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा हाफ m1 प्लस m2, इसको इधर डालेंगे तो ये बनेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा मेरे पास ट्वाइस के साथ नीचे m1 प्लस m2, ऊपर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर तो है ही। कैन यू सी वन थिंग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में न्यूमरेटर में m1 u1 स्क्वायर है, फाइनल में भी न्यूमरेटर में ऊपर m1 u1 स्क्वायर है। लेट्स टॉक अबाउट डिनोमिनेटर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में डिनोमिनेटर 2 है, यहां पे 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम। इसका मतलब यहां पे लॉस हो रहा है एनर्जी का। सो वी कैन राइट क्लियरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के बोल देता हूं मैं इसको। कैसे निकालोगे, लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू क्या करके, माइनस करके। तो अगर आप के आई में से हाफ m1 u1 स्क्वायर में से ये सारी चीज माइनस कर दो, आप करके देख सकते हो, तो इसका आंसर हमारे पास एग्जैक्टली बनेगा 1/2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। अभी यहां पे भी आप देख सकते हो m1 m2 की प्रोडक्ट और सम पॉजिटिव क्वांटिटी, u1 अगर नेगेटिव होगा भी तो उसका स्क्वायर है पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब के आई माइनस के एफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिसका मतलब लॉस हुआ है। और लॉस किस फॉर्म में हुआ होगा, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, कई बार फिर ऑब्जेक्टिव लगा लो या न्यूमेरिकल लगा लो, आपको जरूरत किन चीजों की है, एक तो इस वेलोसिटी की कि कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली याद करना इसको। दूसरा, कितना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका फॉर्मूला। तीसरी एक छोटी सी चीज है, बता देता हूं वो क्या है, वो है रेशो ऑफ एनर्जीज। तो वो मुश्किल नहीं है, देखो के एफ को
के आई से अगर डिवाइड करें, व्हाट इज के एफ, हाफ m1 प्लस m2, साथ में आ गया m1 u1 स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, वो क्या है हाफ, ये यहां पे हाँ ठीक था, डिनोमिनेटर भी है राइट, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर था, यहां पे भी स्क्वायर, am I right? No, there is no स्क्वायर, यहां पे तो है लेकिन नीचे नहीं। चलिए अब देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल होती हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और m1 के साथ एक m1 कैंसिल होगा, ये नीचे उतर आएगा, तो kf बाय ki इज इक्वल टू m1 बाय m1 प्लस n। ये फॉर्मूला आप याद रखना, आपको बॉडीज के मास बताए होंगे और कुछ नहीं बताया होगा, मास बता के कहा होगा कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो फाइनल और इनिशियल की रेशियो निकालो। देखो कितना छोटा फॉर्मूला है जो याद करना, और यहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस निकलेंगे। दूसरा, इसका एक स्पेशल केस करवा देता हूं। एक स्पेशल केस क्या है कि अगर जो दूसरी बॉडी थी जिसमें पहली बॉडी जाके टकराई थी, तो अगर वो बहुत ज्यादा मैसिव हो, टारगेट क्या हो, मैसिव हो, जैसे मेरे पास एग्जांपल तो वैसे बड़ी घटिया है, कोई च्युइंगम हो या वेट पेपर हो, मैंने बच्चों को देखा है अक्सर यहाँ पे ऐसी शरारतें करते हुए, तो मुंह में कागज चबा के उसके बाद उसको ऐसे दीवार के ऊपर मार देते हैं, तो वहीं पे चिपक जाता है। तो दीवार जो थी, यहाँ पे फिजिक्स सीखना है, दीवार या जो सीलिंग थी दैट इज वेरी मैसिव, और आपने जो चीज उससे स्ट्राइक कराई वो बहुत हल्की है उसके कंपैरिजन में। तो अगर मेरे पास जो M2 है राइट, सेकेंड बॉडी टारगेट है, दैट इज हाईली मैसिव देन M1 राइट, तो इसका मतलब ये है कि M2 बहुत ज्यादा हो गया, M1 बहुत कम हो गया, तो M1 अप्रोक्सीमेटली इन कंपैरिजन टू M2 क्या हो गया, 0, बहुत कम है तो अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं उसको। यहां 0 भरूंगा तो KF क्या आ जाएगी, 0। क्या तुमने कभी ऐसे देखा है कि तुमने वो कागज मारा हो दीवार पे और दीवार खिसक गई हो वहां से? कभी नहीं देखा ना ऐसा। इसका मतलब दीवार वहीं पे रहती है क्योंकि वो हाईली मैसिव है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, वहां पे उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, राइट। टारगेट। सो ये थी इस चैप्टर के बारे में कुछ टेक्निकल बातें। लास्ट पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, उससे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कई बार निकल आता है। एक वर्ड है, डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना, उसका तब मजा आएगा। या तो इस वर्ड को रेस्टिट्यूशन बोला जाता है, या इसका एक और नाम है, मेरे को स्पेलिंग देखने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रेजिलियंस, RESILIENCE। We used to say that person is very resilient, या that person is having a resilient quality। Resilience का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन से अपने आप को उभारना। Of course, life is 24/7 running, ठीक है। तो अगर बीच में कुछ ऐसी बुरी चीज हो जाती है तो हमें खुद को उससे उभार के आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे वो फिलॉसफी अगर कोलिजन पे लगाएं, जब दो चीजों की कोलिजन होती है तो जो टारगेट होता है वो उस कोलिजन से अपने आप को उभारने की कोशिश करता है, उस कोलिजन से बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो जो रेजिलियंस या रेस्टिट्यूशन है उस कोलिजन का, उसको डिस्कस करना है यहाँ पे, और कितना ज्यादा उभार सकता है उसको कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कॉफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। ई से डिनोट करते हैं इसको और देते हैं कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शायद आपको याद होगी, v2 माइनस v1 थी कोलिजन में, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी? u1 माइनस v1। तो इनके क्या लेने होते हैं? मैग्नीट्यूड्स लेने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, किसकी बात करूं? इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन में
जो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के एग्जैक्टली बराबर होती है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं तो क्या आ जाएगी की वैल्यू 1। क्या मतलब है इस चीज का कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज के पास, खास करके टारगेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, टारगेट के पास बहुत ज्यादा क्षमता होती है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है अपने आप को उस कोलिजन से उभारने के लिए, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है उसको। ठीक है, अगर बात करूं मैं इन इलास्टिक की, इन इलास्टिक कोलिजन में हमने अभी पढ़ा कि जो फाइनल बॉडी होती है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देती है। तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो कम होती है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो ई जो आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी लेस देन 1, राइट, लेस देन 1 होता है। अच्छा, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूं तो उसमें तो हमने बता ही दिया है कि जो टारगेट होता है फर्स्ट बॉडी उसके साथ ही चिपक जाती है, मतलब टारगेट अपने आप को कभी भी उस कोलिजन से उभार नहीं पाता, उसकी क्षमता 0 होती है। तो उस केस में ई क्या होगा, 0। तो एग्जाम में ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई की वैल्यू 1 है तो बताओ कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं भी है तो बताओ कोलिजन कौन सा है, इनइलास्टिक है। अगर ई की वैल्यू 0 है तो कोलिजन कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसका जो कंसेप्ट है वो यहीं पे खत्म होते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक सेशन इसका न्यूमेरिकल्स में लेंगे। थैंक यू सो मच।